Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is your host Mohammad Daniel Asif and you're watching my YouTube channel Daniel Asif Official. I hope all of you are in the best of health and spirits. Today I'm going to explain to you the elements of essay writing. Viewers, इससे पहले भी मैं एक वीडियो जो है वो essay writing के ऊपर पब्लिश कर चुका हूँ और जो है वो मेरे इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें शामिल है। ठीक है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। उसका टाइटल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग। ठीक है, उसमें मैंने जो 4 मेन टाइप्स ऑफ ऐसेज हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, नरेटिव ऐसे और एक्सपोजिटरी ऐसे, उनको एक्सप्लेन किया है। तो आज उस सिलसिले में दूसरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और आज जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग। कि ऐसे को मास्टर करने के लिए, एस करने के लिए आपको किन स्टेप्स और किन पॉइंट्स पे फोकस करना ज़रूरी है। देखें व्यूअर्स, चाहे बच्चे मैट्रिकुलेशन में पीयर हों, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में पीयर हों, सीएसएस में सिट इन करें, पीएमएस में पीयर हों, बीएस लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, ऐसे राइटिंग एक कंपलसरी पार्ट है हमारी एजुकेशन सिस्टम का, जिसको मास्टर करना और जिसको एस करना बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर जब तक स्टूडेंट्स अपनी प्रॉपर ग्रिप नहीं बनाएंगे तब तक जो है वो इस ऐसे में अच्छे मार्क्स नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स एग्जामिनर जो हैं वो देखते हैं व्हेन दे आर चेकिंग ऐसे, और किन चीज़ों का, किन पॉइंट्स का, किन टिप्स का, किन स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मार्क्स जो वैसे में वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक वीडियो में शामिल रहिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो विच इज़ बीइंग अपलोडेड ऑन दिस चैनल। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन ऐसे। देखें व्यूअर, जब भी आपने ऐसे लिखना है उसका सबसे जो पहला पार्ट होगा वो होगा उसका इंट्रोडक्शन, जो ओपनिंग पैराग्राफ होगा जिसमें आप बेसिकली ऐसे की टोन सेट करेंगे। देखें, लाइफ में फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके पहले इंप्रेशन से ही वो जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप क्या हमारे साथ चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। सिमिलरली आपका जो एग्जामिनर है वो आपके ऐसे का पहला पैराग्राफ, शुरू की ओपनिंग कुछ लाइंस पढ़ के अंदाज़ा लगा लेगा कि क्या इस बच्चे ने बाकी बच्चों की तरह यूजुअल बात ही की है या उसने कुछ हट के, कुछ नए एंगल से, किसी नए पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक है उसको एक्सप्लोर किया। तो अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट जो टिप आपको फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। आप जैसे ही आपके सामने टॉपिक आता है आपने फ़ौरन उसको लिखना स्टार्ट नहीं कर देना। एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि लिखने से पहले माइंड में पॉइंट्स को इकट्ठा करना। फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखने के लिए, तो आप फ़ौरन लिखना नहीं स्टार्ट कर देंगे। पहले आप माइंड में सोचेंगे कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस किस एंगल से कवर करना है। ठीक है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे, किसने इसकी कौन ये कॉन्सेप्ट इस दुनिया में लेकर आया, आप उनकी बात करेंगे। ठीक है, आप इसके पर्पस बताएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे, इसकी टाइप्स बताएंगे, इसकी एग्जांपल्स बताएंगे, इसके बेनिफिट्स बताएंगे, इसकी डिसएडवांटेजेस बताएंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनकी एक आउटलाइन पहले आप अपने माइंड में क्रिएट करेंगे, फिर जो है वो आप ऐसे अटैम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली जो है वो ऑडियंस को, जो आपके रीडर्स हैं उनको हुक करता है, और जब तक आप उनकी टेंशन को हुक नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपका जो ऐसे है वो परसुएसिव नहीं होगा। तब तक जो आपका ऐसे है वो, जिसे कहते हैं ना, उसमें कुछ ऐसा, वो उसमें डिफरेंट यूनिक कंटेंट नहीं होगा जो एग्जामिनर को, जिसे कहते हैं ना, आई कैचिंग वन, जो एग्जामिनर की टेंशन को फ़ौरन ग्रैब कर ले कि ये जो बच्चा है इसने शायद कुछ डिफरेंट तरीके से हट के बात की है, तो ये मुझे ज़रूर गौर से पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसके बाद व्यूअर्स आती है थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली वो 2-3 लाइन्स होती हैं जो ओपनिंग में आप लिखते हैं, जो बेसिकली आपकी टोन सेट करता है ऐसे की। ये बेसिकली आपके कंटेंट के बारे में एग्जामिनर को, रीडर्स को आइडिया देता है कि आप इस ऐसे में किस तरीके से जो है वो इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप जो डिस्कशन है वो करने जा रहे हैं अपने ऐसे में। तो प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। देखिए व्यूअर्स, मैं अच्छी एग्जांपल ऐसे ही देता हूँ अपनी क्लास में कि कोई मूवी है, वो मूवी बाद में रिलीज़ होती है, पहले उसका ना 1-2 मिनट का एक ट्रेलर आता है। अगर वो ट्रेलर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो ही आप सिनेमा में जाके टिकट खरीदते हैं और वो पूरी मूवी देखते हैं, अदरवाइज़ आपको मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, चाहे मूवी जितनी मर्ज़ी अच्छी हो। लेकिन अगर ट्रेलर उसका आई कैचिंग नहीं है तो आप जो है वो टिकट नहीं बाय करते, आप जो है वो सिनेमा का रुख नहीं करते, आप उस मूवी में इंटरेस्ट नहीं लेते। सिमिलरली जो आपकी अच्छी थीसिस स्टेटमेंट है 2-3 लाइन्स की, इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेलर ऑफ ए मूवी। जितना ये आई कैचिंग होगा, जितना ये टेंशन ग्रैबिंग होगा, उतना ही जो एग्जामिनर है वो, जिसे कहते हैं ना, वो गौर से आप कैसे जो है पढ़ना चाहेगा और उसको इंटरेस्ट होगा कि ये मैंने वर्ड बाय वर्ड रीड करना है।
क्योंकि अमूमन क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर्स के पास कि वो वर्ड बाय वर्ड रीड करें। अगर उनको ओपनिंग उन्होंने पहला पैराग्राफ पढ़ना होता है, उन्होंने लास्ट पैराग्राफ को थोड़ा सा गो थ्रू करना होता है, अगर उसमें उनको वो यूजुअल जो है वो बातें बेसिक सी नजर आए तो उनको होता है कि अच्छा ये रटा रटाया कंटेंट बच्चे लेकर आ गए हैं, या बेसिक सी बातें हैं, चलो सारा टिक करके जो जितने मार्क्स बनते हैं उतने दे दो, ठीक है। तो इसलिए आपको जो अपनी थीसिस स्टेटमेंट है उसको आई कैचिंग और अटेंशन ग्रैबिंग बनाना है, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे और उनकी थीसिस स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, तो आपको उससे फिर बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने परफेक्ट थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। सबसे पहले व्यूअर्स, अगर हम बात करें कॉज एंड इफेक्ट ऐसे की, तो टॉपिक हम डिसाइड कर लेते हैं कि जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर हमने ऐसे लिखना है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर हम जो ऐसे लिखने जा रहे हैं उसको उसमें हम क्या ऐसी अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे जो है वो एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट है वो उस ऐसे में इन्वॉल्व हो। तो देखें इसकी तरफ। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड टेक्नोलॉजीज, बट ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस लाइक वर्कर एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये व्यूअर्स 2-3 लाइन की थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फ़वाइद भी बताने लगे हैं कि किस तरह इसने इकॉनमिक ग्रोथ का ये ज़रिया बनाया है, किस तरह इसने जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ से मुतारिफ़ करवाया लोगों को। बट एट द सेम टाइम आप ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या रहे हैं, ठीक है, इसने एनवायरनमेंट को किस तरह डिग्रेड किया, ठीक है। तो इस तरह यू हैव टू मेक अ कंपेलिंग थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एक आर्गूमेंटेटिव ऐसे की। तो टॉपिक हमने चूज़ किया जी सोशल मीडिया यूजेज बाय यूथ। अच्छा, इसके ऊपर हमने आर्गूमेंटेटिव ऐसे अगर लिखना है तो हम क्या थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन साइबर बुलिंग अफेक्टिंग टीनेजर्स मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ एस्टीम। ये थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि हम जो आर्गूमेंट देने लगे हैं वो बेसिकली सोशल मीडिया के अगेंस्ट देने जा रहे हैं कि इसके कॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो साइबर बुलिंग का वजह बन रहा है, इससे जो है वो टीनेजर्स उनको हेल्थ इशूज़ आ रहे हैं। बट जब एक इंपॉर्टेंट बात भी आपने माइंड में ये रखनी है कि आर्गूमेंटेटिव ऐसे में अगर आप किसी एक साइड के आर्गूमेंट जो आप दे रहे हैं, आपने दूसरी साइड जो है फ्लिप साइड ऑफ कॉइन भी लाजमी दिखानी है और फिर अपनी साइड को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने जस्ट वन अपनी साइड वाले आर्गूमेंट्स नहीं देने, आपने अदर साइड ऑफ कॉइन वो भी व्यूअर्स रीडर्स के सामने रखनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपनी जो साइड है उसको जस्टिफाई आपने करना है। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो बात करते हैं एनालिटिकल ऐसे की। इसमें हमने टॉपिक चूज़ किया है हैमलेट विच इज़ अ फेमस प्ले बाय शेक्सपियर। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रगल बिटवीन एक्शन एंड इनएक्शन, हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इन द फेस ऑफ मॉरल डायलेमास। तो ये थीसिस स्टेटमेंट पढ़ को एग्जामिनर बेसिकली जो है उसको समझ लग गई है कि इस ऐसे में जो है वो आप हैमलेट प्ले का लिटरेरी एनालिसिस करने जा रहे हैं और आप जो कैरेक्टर हैमलेट है वो जो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में है बिटवीन एक्शन एंड इन एक्शन, जिस तरह वो अपनी फेमस सॉलिलॉक्वी में भी कहता है ना, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह इंसान जो है वो मॉरल डायलेमा का शिकार हो जाता है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, पैनिक में आ जाता है कि जी काम करे ना करे, लेफ्ट साइड पे जाए या राइट साइड पे जाए, ठीक है। क्योंकि हैमलेट जो है वो भी इसी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में है कि वेदर ही शुड अवेंज हिज फादर्स मर्डर और नॉट, वेदर ही शुड टेक रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल और नॉट, ठीक है। तो ये जो स्टेट ऑफ एक्शन और इन एक्शन के दरमियान जो हैमलेट वो रिवॉल्व करता रहता है, ही स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम, इसको बेसिकली हम एक्सप्लेन करेंगे अपने एस्से में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे की। तो इसके लिए हमने टॉपिक चूज़ किया है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे में बेसिकली हमने दो डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है, उनका डिफरेंस बताना है। तो अब जो है हमने ऐसे चूज़ किया, इसके लिए कंपेलिंग जो थीसिस स्टेटमेंट वो हम ये बनाएंगे। While online education offers flexibility and convenience, traditional classroom learning fosters stronger interpersonal skills and direct mentorship। तो एग्जामिनर को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस ऐसे में ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग का कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि दोनों साइड के हम प्रोज बताएंगे, उनके कॉन्स बताएंगे, उनके बेनिफिट्स को, उनकी डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक अच्छी जो स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग थीसिस स्टेटमेंट होगी ना, वो एग्जामिनर के माइंड में बैठ जाएगी और फिर उसको इंटरेस्ट होगा कि मैंने इस ऐसे को बाकी यूजुअल ऐसे की तरह ट्रीट नहीं करना, जस्ट टिक कर मार्क करके स्किप फॉरवर्ड नहीं करना, बल्कि मैंने इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, बिकॉज मुझे भी अब इंटरेस्ट है कि इस बच्चे ने कैसे कंपेयर किया इन दो चीज़ों को, इसने कैसे कंट्रास्ट निकाला है, इसने कैसे जो है वो दोनों साइड्स को डिस्कस किया है, जस्टिफाई, और इनमें से किस साइड को ये फेवर कर रहा है, किस साइड को अल्टीमेटली जस्टिफाई कर रहा है। अच्छा, अब ये थीसिस स्टेटमेंट को तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर। तो बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाले पैराग्राफ के दरमियान में, ये वो बेसिकली होगी जगह जहाँ पर आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसका प्लेथोरा जो है वो उसको रखेंगे, ठीक है। आप सपोर्टिंग एविडेंस यूज़ करेंगे, आप फैक्ट्स इंक्लूड करेंगे, आप कोट्स लिखेंगे, आप एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। आप अपने तमाम जो आर्गूमेंट्स हैं, अपने तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है कि जो पैराग्राफ्स आपने किस तरह लिखने हैं।
अच्छा, मैं भी बहुत सारे पेपर चेक करता हूँ, उसमें एक कॉमन मिस्टेक ही होती है कि बच्चे जो हैं वो 6-7 लाइनों के बाद ना अगला पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं, ये सोच के कि जी पैराग्राफ ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। बात पिछले पैराग्राफ वाली ही भी कंटिन्यू हो रही होती है, तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी। वन पैराग्राफ शुड कवर वन मेन आइडिया, ठीक है? जब एक आइडिया खत्म हो तो पैराग्राफ खत्म होना चाहिए और आपका हर पैराग्राफ का जो स्टार्ट है वो एक डिफरेंट आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी चीज़ के 3 फीचर्स बताने हैं तो उसके लिए 3 सेपरेट पैराग्राफ्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पैराग्राफ में 2 फीचर्स आ जाएँ और दूसरे पैराग्राफ में तीसरा फीचर आ जाए और फिर थर्ड पैराग्राफ में ही भी तीसरा फीचर ही चल रहा हो, ठीक है? तो आपने जो पैराग्राफ्स हैं उनकी डिवीजन इस तरह करनी है कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, समझ आए कि हर जो नया पैराग्राफ है ये डिफरेंट आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, बॉडी पैराग्राफ्स की बात हो गई, इसके बाद मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा ट्रांजिशंस के बारे में कि ट्रांजिशंस कितनी ज़रूरी हैं। देखें, स्मूथ ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि आपका जो एसे है वो स्ट्रक्चर्ड है, लॉजिकल वे में जो है वो कंटेंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? जिसे कहते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? उसमें पहले पैराग्राफ में जो है मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरे पैराग्राफ में मैंने बता दिया कि जी स्कूल में मैंने ये एक्सपीरियंसेस फेस किए, ठीक है? जो है मेरे क्लास फेलोज ऐसे थे, मेरे टीचर्स ऐसे थे, मैंने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा जब देखा। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तो जो है मेरे रिश्तेदार मुझे मिलने आए थे हॉस्पिटल में, ठीक है? उसके बाद जो है मैं छोटा होता जो है वो जब 6 महीने का था तो अपनी नानों के घर शिफ्ट हो गया। तो अब ये जो है कहीं न कहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उलट हो गया। एग्जामिनर पढ़ के जो है वो सारा उसका चकरा जाएगा कि ये क्या, पिछले पैराग्राफ में जो है बच्चा स्कूल में पहुँचा हुआ है, उससे अगले पैराग्राफ में जो है वो बच्चा भी छोटा है और वो भी पैदा हुआ है, हॉस्पिटल में है। तो ये क्या? तो इसलिए स्मूथ ट्रांजिशंस और प्रॉपर लॉजिकल वे में जो है ना कंटेंट का फ्लो करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? जो बात पहले हुई है वो पहले, जो बात बाद में हुई है वो बाद में आनी चाहिए। 1970s का इवेंट पहले आएगा, 1980s का इवेंट उसके बाद आएगा, 1990s का इवेंट उसके बाद आएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आपने लाज़मी ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी, आखिर में जो आपने कंक्लूजन पैराग्राफ लिखना है। देखें, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंक्लूजन की इंपॉर्टेंस को डिटरमाइन कर जाते हैं कि जी ऐसे ओवरऑल अच्छा लिख लिया, कंक्लूजन जैसा भी है बस 5-6 लाइनें लिखी और बात खत्म कर दी। आप कोई भी मूवी या ड्रामा देखते हैं, चाहे उस 2 घंटे की मूवी में डायरेक्टर ने कितनी मेहनत की है, एक्टर एक्ट्रेसेस ने, और बहुत ज़बरदस्त मूवी चली है, लेकिन आखिरी सीन जो है वो उलट-पुलट कर गया और कंक्लूजन उसका अच्छा नहीं दिया, तो सारी मूवी की जो रेटिंग है वो डाउन हो जाती है, मूवी फ्लॉप कंसिडर की जाती है। ड्रामाज में भी यही होता है। इसका मतलब है कि आपके ऐसे की एंडिंग बड़ी मैटर करती है। आपने प्रॉपर कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आपने क्या करना है, आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करना है। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं जो शुरू में आपने कहे थे, आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को डिफरेंट वर्ड्स में रीस्टेट करना है कंक्लूजन पैराग्राफ में। जो आपके मेन आइडियाज़ हैं आपने उन्हीं को समराइज़ करना है कंक्लूजन में। कोई नई इन्फॉर्मेशन आपने कंक्लूजन में शामिल नहीं करनी है। अगेन इस बात को गौर से समझ लें कि योर कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। सिर्फ जो बातें आप पहले ऐसे में करते आए हैं, आपने जस्ट उन्हीं को रिपीट करके कंसाइज वे में समराइज़ करके बताना है कंक्लूजन में, ठीक है? तो ये बेसिकली व्यूअर्स, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स का ध्यान रखेंगे, तो आई एम श्योर कि आप जो ऐसे उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड योर एग्जामिनर्स विल गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, ठीक है? तो यही आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो एनलाइटनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, ठीक है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थॉट अबाउट टुडेज लेक्चर एंड ऑल्सो रिकमेंड विच टॉपिक वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर नेक्स्ट। तो आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।